सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम एसएससी 2025 के लिए जीके जीएस के पीआईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 24 करने वाले हैं। तो ये आपका सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? देखो, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता है आप लोगों को, ठीक है। क्या पता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में? अच्छा, कौन सा आर्टिकल, अच्छा कौन सा पार्ट है? पहले तो पार्ट बताओ। संविधान के पार्ट 4 में, ठीक है। तो पार्ट 4 में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम बताओ। चैप्टर भी 4 ही है, ठीक है। चैप्टर भी 4। तो पहले तो यहाँ स्थित है संविधान में, ठीक है। और क्या, ठीक, चलो। तो आर्टिकल नंबर कहाँ से, कौन से आर्टिकल से कहाँ तक? तो आर्टिकल नंबर 1 to 4, ठीक है। तो 1 to 4 से कहाँ तक? 147 तक इसकी बात की गई है। हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में इतनी बात करी है, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। इसके आर्टिकल्स के लिए एक ट्रिक है, तो वो देख लेते हैं हम। तो देखो, सार्क की सीट किसने ऑफर की? सुप्रीम कोर्ट ने। चलो, तो ये आपकी सीट होने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने शार्क, शार्क लिखो भाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने शार्क की सीट ऑफर की, ठीक है। सीट ऑफर की, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सारे इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल है ना, इसी में आ जाएंगे। देखो, लिखो पहले। तो 124 हो गया, अरे ये क्या, 124 हो गया, 125 हो गया, 126 हो गया, 127 हो गया, 128, 129, 130 एंड 131, ठीक है। तो ये आर्टिकल हम करने वाले हैं, ये आपके आर्टिकल हैं, ठीक है। तो पहले में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, ये तो आपको पता ही है। 125 में क्या है? एस से क्या हो गया? सैलरी, जो भी आपकी जजेस की सैलरी होगी, सैलरी ऑफ जजेस, ठीक है। तो 125 आर्टिकल में जजेस की सैलरी दी गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या लिख रहा हूँ आज, कितनी राइटिंग खराब हो रही है, ठीक है। चलो, अब आर्टिकल 126 में क्या है? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक्टिंग जजेज मतलब एक्टिंग जज लिख लो आप, ठीक है। तो एक्टिंग जजेज लिख लो। इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट किसी को एक्टिंग जज के रूप में बना सकता है, कि मतलब अगर जजेस की कमी महसूस हो रही है, कोरम देखो उसमें भी होता कि मिनिमम इतने जज होने चाहिए किसी फैसले के लिए, तो प्रेसिडेंट ये फैसला लेता है कि कौन जज बन सकता है, ठीक है। चलो, ये तो आपको ध्यान रखना है। 127 में ए से क्या होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, ठीक है। तो एडहॉक जजेस की मतलब आप इसमें कुछ और जजेस को नियुक्त कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, एडहॉक जजेस मतलब यही होता है। ये भी आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से प्रेसिडेंट ही नियुक्त करता है, ठीक है। 128 में क्या है? रिटायर्ड जजेस, ठीक है। देखो, रिटायर्ड जजेस को भी बुला सकता है कौन? प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो ये क्यों होता है सर? क्योंकि देखो, जब कोई पुराना जज होता है तो उनके कोई केस होते हैं उनसे संबंधित, या उन्होंने ऐसा कोई केस पहले सॉल्व किया होता है, तो उनको इसलिए बुला लिया जाता है। तो ये बुलाया जा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट ही बुला सकता है। और किसकी सलाह पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर भी बुलाएगा, ओके। चलो चलो, तो ये वापस बुला सकते हैं रिटायर्ड जजेस को हम। 129 में क्या है? 129 में आपको अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एज अभिलेख न्यायालय मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं आप। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब इसको रिकॉर्ड जो भी होंगे सबको रिकॉर्ड, जो भी जज निर्णय होंगे उनको रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। और इसी आर्टिकल में आपको कंटेंट ऑफ कोर्ट भी मिलेगा। मतलब अगर तुम लोगों ने कोर्ट के निर्णयों की अवहेलना की तो बेटा सीधे जेल जाओगे, है ना। कोई सुनवाई भी नहीं है तुम्हारी फिर तो। चलो, 130 में क्या है? सीट। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट की सीट है, सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट की सीट है तो दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली में है, तो दिल्ली इज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट आपस में सलाह करके कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं किसी एक दो निर्णय के लिए, बट जो ओरिजिनल सीट है वो दिल्ली में ही रहेगी, ये तो आपको पता है ना। जैसे गुवाहाटी का कोई केस है तो आप वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, बट सिर्फ कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। ऑफर क्या है? ऑफर क्या है? इससे क्या मतलब चलता है? इससे देखो, जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ना, तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, जो सेंटर और स्टेट की जब लड़ाई होती है, सेंटर एंड स्टेट के बीच जब डिस्प्यूट होता है, तो उसका जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है तो सुप्रीम कोर्ट ही ऑफर करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। इतने आर्टिकल तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो,
ये तो आपको पता है, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब कुछ और आर्टिकल हैं जो आपको और देखने चाहिए, तो उनको भी देख लीजिए। देखो तो आपको पता होगा 131 तक तो हमने कर लिए। 32, 33 और 34 तो आपके लिए बहुत आसान है। अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट में सर्टेन केसेस में हाई कोर्ट कहता है कि भैया तुम देख लो, तो वो ऐसा देख लेता है, ठीक है। तो ये तीनों आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। चलो, और कौन सा आर्टिकल देख सकते हो आप? तो बाकी सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, अब देख लो आप 137। देखो, ये देखो, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट, मतलब जुडिशियल रिव्यू। तो ये देखना है आपको, जुडिशियल रिव्यू के बारे में जानते हो है ना, जुडिशियल रिव्यू जो होता है, तो ये सब तो आप पहले से कर चुके हो है ना। तो जुडिशियल रिव्यू हो गया, तो जजमेंट ऑफ ऑर्डर मतलब सुप्रीम कोर्ट वापस से रिव्यू कर सकता है अपने निर्णय। ओके, चलो अब देखो तुम लोग 141। ओके, तो लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यही तो आपका आंसर है ना। मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अगर नियम बना दिया है तो वो सब पे कोर्ट पे लागू होगा। तो यही तो पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, तो ये आर्टिकल नंबर 141 के तहत है। चलो, 142 में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज डिस्कवरी, मतलब क्या, कंप्लीट जस्टिस के लिए, ठीक है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में कंप्लीट जस्टिस दे सकता है। तो कंप्लीट जस्टिस ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 142 के लिए। और 143 क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ये भी ध्यान रखना है। मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने कभी भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, बस इतने ही, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया आपका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत प्राप्तियों का उदाहरण है, ये बताओ भाई तुम लोग। तो ये बजट से संबंधित इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और देख लेते हैं पहले बजट क्या है। अच्छा, बजट नाम का शब्द हमारे संविधान में कहीं पर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक शब्द तो है ना, एनुअल। एनुअल उसको क्या कहते हैं? एनुअल कैसे लिख दिया, अरे यार, चलो देख रहे हो तुम लोग। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इस नाम से संविधान में हमारे उल्लेख है, ठीक है। तो ये अब इस आर्टिकल में है। तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे आर्टिकल नंबर 112, ठीक है, आर्टिकल 112 में, ठीक है। अब चलो, अच्छा, ये जो बजट आता है हमारा, ये किसके नाम पे आता है? ये नाम पर प्रेसिडेंट का नाम लगता है, चाहे जो भी हो, ठीक है। प्रेसिडेंट के नाम पर इसको पेश किया जाता है। पेश करता कौन है, मतलब प्रेजेंट कौन करता है, ठीक है। तो प्रेजेंट करने वाले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, बट बनाता कौन है, प्रिपेयर कौन करता है भैया इसको? तो प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, DEA, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें आपको पता हो गई। अब बजट को देखते हैं कैसे तोड़ते मरोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आ जाओ, ये देख लो पहले। तो बजट दो प्रकार का होता है, एक तो रेवेन्यू हो गया, ठीक है, एक तो रेवेन्यू हो गया, दूसरा क्या हो गया, कैपिटल। थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी ऐसे अगर फैल फैल के हम लोग लिखने लग गए। चलो थोड़ा कम करते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो ऐसे कर लो। चलो, तो एक तो हो गया आपका रेवेन्यू हो गया, ठीक है, एक तो रेवेन्यू हो गया, दूसरा क्या हो गया, कैपिटल, ठीक है। अब इनको देखना है दोनों को। अब पूरा तोड़ते मरोड़ते हैं, आपको बजट पूरा समझ ही आ जाए आज, है ना। चलो, तो रेवेन्यू बजट में क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, इसको भी दो भागों में तोड़ो पहले तुम लोग, है ना। एक तो हो गया रिसिप्ट, तो रिसीट हो गया, ठीक है, तो रिसीट हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हो गया। तो एक रिसीट हो गया, दूसरा एक्सपेंडिचर हो गया। इसमें भी सेम लिख लो ऐसे ही, ठीक है। तो रिसीट लिखो, तो रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो ये कैसे समझ में आएगा। तो देखो, जो रिसीट होते हैं, रेवेन्यू रिसीट होते हैं, उन वो मतलब मेनली क्या होता है, इनकम होता है। यहाँ से ये इनकम आती है। इनकम कैसे आ सकती है, इनकम आ सकती है सर टैक्स से। टैक्स कैसा हो सकता है सर, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा आता है, ठीक है। एक और नॉन टैक्स से क्या आता है, नॉन टैक्स से मतलब बिना टैक्स के भी पैसा आता है। कैसे सर, एक तो इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिला। और क्या, ग्रांट स्टोर, मतलब गवर्नमेंट को जो फ्री का पैसा मिलता है ना, ग्रांट्स, क्या कहते हैं उनको, ग्रांट्स टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जो फ्री का पैसा मिलता है उसको ग्रांट्स कहते हैं। तो ऐसे भी पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। अब खर्चा कैसे करती है सरकार? सरकार खर्चा कैसे करती है? तो सरकार खर्चा करती आप लोगों को, जब आप लोगों की नौकरी लग जाएगी ना, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओगे, जीएसटी ऑफिसर बन जाओगे, तब आपको गवर्नमेंट जो पैसा देगी, सैलरी देगी, पेंशन देगी और क्या देगी, वेजेस देगी, ठीक है। तो ये यहाँ खर्चा होता है सरकार का पैसा। और कहाँ खर्चा होता है? तो ये देखो, मतलब ये नॉन प्लान एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है। तो नॉन प्लान एक्सपेंसेस में आते हैं, तो ये उतना मैटर नहीं करते। बट लेकिन और कहाँ, और इंटरेस्ट देने में खर्चा होता है पैसा सरकार का। इंटरेस्ट देने में, मेनली इंटरेस्ट देने में ही सरकार का पैसा खर्चा, बहुत उधार लेती है। और ग्रांट देने में, ठीक है, तो ग्रांट देती भी है, लेती भी है, ठीक है। तो ग्रांट्स देने में भी सरकार का पैसा खर्चा होता है, देखो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, इसमें जो होता है ना, इसमें आपका जो भी होता है, इसमें ना तो एसेट बनती है, ना ही लाइबिलिटी, कुछ भी क्रिएट नहीं होता, ठीक है। कोई लेना देना नहीं है, मतलब नो तामझाम। तो नो क्रिएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नो क्रिएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, यहाँ पे ये हो गया। अब कैपिटल रिसिप्ट देखते हैं, CR। तो इसमें क्या होता है, जब सेल ऑफ एसेट, मतलब आप कोई अपनी संपत्ति बेचते हो तब जो पैसा आता है उसको रिसिप्ट कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो सेल ऑफ एसेट, अब मतलब यहाँ पर अपनी संपत्ति बेच दो, या लोन लिया उससे भी तो पैसा आया तुम पर, तो या लोन लिया तो उससे भी पैसा आया। और क्या हो गया, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट किया, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो इन्वेस्ट था उसको भी खुआ दिया, डिसइन्वेस्टमेंट, ओके, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और क्या क्या कर सकते हो? तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, आपकी जो एसेट होती है वो जाती है, लाइबिलिटी बनती है, मतलब देता बनती है, बट एसेट नहीं रहता। तो एसेट जो होगा, एसेट आपकी माइनस हो रही है, जबकि लाइबिलिटी आपकी प्लस हो रही है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको मैं क्या कहता हूँ ना, इसको कहते हैं बिल्कुल ही गंदी इनकम के नाम से, मतलब आय तो हो रही है बट बहुत ही खराब, ऐसी आय ना ही हो तो अच्छी है ना। अब एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होता है? अगर हमने पैसा खर्च किया फॉर डेवलपमेंट, घर बनवा लिया, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट हो गया, फॉर डेवलप, अरे क्या हो गया, तो डेवलपमेंट के लिए अगर हमने पैसा खर्च किया है, ठीक है, लोन देने के लिए, लोन चुकाने के लिए पैसा खर्च किया है, ऐसे नहीं लोन लेने के लिए नहीं, लोन देने के लिए, ठीक है, देने के लिए। और क्या क्या क्या, इससे क्या हो गया हमारा, इससे हमारी एसेट क्रिएशन हुई, मतलब संपत्ति बनी है इससे, एसेट, इसमें एसेट प्लस हुआ, जबकि लाइबिलिटी माइनस हुई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एसेट और लाइबिलिटी दोनों बनती बिगड़ती हैं, बट इसमें एसेट लाइबिलिटी ना बनती है ना बिगड़ती है, ना कोई मतलब नहीं है, तो कोई तामझाम नहीं। तो ये पूरा आपने समझ लिया बजट क्या होता है, बजट कैसे मैंने समझाया, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, जो एक्सपेंडिचर यहाँ पर किया, इसको हमने अच्छा खर्चा कहा, मतलब ऐसा खर्चा करो यार तो मतलब मज़ा भी आ जाए, अच्छा खर्चा कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत प्राप्तियों का उदाहरण? तो सरकारी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त हो, पूंजीगत प्राप्तियों, कैपिटल पूंजीगत, रिसिप्ट प्राप्तियां, तो सेल्स ऑफ एसेट, मतलब यही तो आंसर है आपका, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अन्य सरकारों से प्राप्त अनुदान, ये आपका ग्रांट्स टू गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये रिसिप्ट इनकम, रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट हो गए, सरकारी बॉन्ड पर ब्याज ये भी हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? देखो दर्रा क्या होता है यार, तुम लोगों को पता है ना, दर्रा मतलब एक रास्ता होता है, मतलब माउंटेन को क्रॉस करने के लिए, जो पहाड़ होते हैं आपके, माउंटेन, मतलब माउंटेन को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो माउंटेन को, ये क्या लिख रहा हूँ, तो माउंटेन को क्रॉस करने के लिए, जैसे आपका ये पहाड़ है, कैसे, तो बीच से काट के हो, तो बीच से काट के एक रास्ता बना दिया गया, उसको दर्रा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो दर्रे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो सब देखने हैं आपको, ठीक है। पहले तो आप चलो आओ, जो शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए। सबसे पहले देखो आप ऊपर वाले, ये लद्दाख वाले देख लो, ठीक है। तो एक तो आपको ये ध्यान कर, मिनटका पास याद रखना है, ध्यान रखना है बिल्कुल भी, ठीक है। मिनटका पास याद रखना है, ओके।
चलो, और ये पारपिक पास भी आपको याद रखना, पारपिक पास भी याद रखना और अघील पास, ठीक है। तो बस ये 3 पास आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये पेंसिला, पेंसिला भी आप लद्दाख का याद रखिएगा, ठीक है। अब जोजिला तो आपको याद ही है। और ये खारदुंगला बिल्कुल भी याद, ये याद रखने, खारदुंगला जोजिला, ये इतने आपको लद्दाख में याद रखने हैं, बस हो गया, ठीक है। इतने ही याद रखने हैं बस। और ये इमिसला एक बार ऐसे ये राजस्थान गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इमिसला दर्रा, बट उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो लद्दाख के दर्रे आपको इतने ही ध्यान रखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो कहता हूँ इसको रोज़ देखना आप लोग, ठीक है। रोज़ थोड़ा थोड़ा देख लिया करना, चलते फिरते देख लिया करो, तो आपको याद हो जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे आपको याद ही हैं। अब देखो आते हैं आप जम्मू कश्मीर के, एक बुर्जिल पास हो गया, एक बुर्जिल पास हो गया, पीर पंजाल पास। अच्छा, पीर पंजाल पास के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, तो देखो पीर पंजाल जो है ना, पीर पंजाल आपको याद रखना है और बनिहाल पास याद रखना है। इन दोनों पास का हम उपयोग किस लिए करते हैं? जम्मू टू श्रीनगर जाने के लिए। तो मैं कैसे लिख दूं यार, इसमें तो जगह कम पड़ रही है। देखो जम्मू टू श्रीनगर जब जाते हैं, तो जम्मू टू श्रीनगर जाने के लिए हम पीर पंजाल और बनिहाल दोनों दर्रों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो दोनों दर्रों का हम उपयोग करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, पीर पंजाल और बनिहाल का, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है ये, ठीक है। और बारालाचला दर्रा बताओ। बारालाचला देखो लाहौल स्पीति टू लेह जाने के लिए, ठीक है। तो बारालाचला भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो अब बता रहा हूँ, ठीक है। तो बारालाचला किस लिए आपको याद रखोगे? अरे चलो ऐसे लिख देते हैं, अब क्या ही करूँ। तो लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति टू लेह जाने के लिए, ठीक है। लाहौल स्पीति तो लेह जाने के लिए आपको बारालाचला दर्रा को ध्यान रखना है। बारालाचला आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो बारालाचला आपका हिमाचल प्रदेश में है। देवशा पास, हिमाचल प्रदेश के सारे दर्रे इंपॉर्टेंट, रोहतांग पास, सिपकिला दर्रा और देवशा, ये चारों दर्रे आपको ध्यान रखने, ठीक है। तो रोहतांग पास किस लिए आपको ध्यान रखना है? रोहतांग पास का भी अच्छा खासा नाम है। चलो वेट ऐसे यहीं पर कर देता हूँ मैं सब कुछ, अब तुम लोग समझ जाना, बस हो गया। एटलीस्ट तुम धीरे धीरे नोट्स बनाते जाओ, बस हो गया। रोहतांग पास से आप कहाँ जाओगे? मनाली टू, तो मनाली टू लाहौल स्पीति, ठीक है। तो लाहौल स्पीति, ठीक है। तो मनाली टू लाहौल स्पीति जाने के लिए आपको रोहतांग पास का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो बारालाचला हिमाचल प्रदेश में हो गया, देवशा हो गया, रोहतांग पास हो गया, और सिपकिला भी हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला क्यों जानते हो आप? सिपकिला से ही तो अपनी वो आती है, कौन? सतलज, है ना। तो अपनी जो सतलज है, तो सतलज रिवर सिपकिला से ही एंट्री मारती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे दर्रे हो गए आपके हिमाचल प्रदेश के। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रे पे आ रहे हैं हम लोग, कहाँ के? ये हैं आपके सारे उत्तराखंड वाले, यूके वाले, ठीक है। तो यूके के दर्रे जो भी हैं, एक मांगसा दर्रा हो गया, माना पास हो गया, ठीक है। तो यही तो आपका आंसर है, मांगसा वाला, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, मांगसा दुरा दर्रा, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो मांगसा, माना, नीति, लिपुलेख और, ठीक, हाँ बस इतने ही याद रखना। ट्रेल वाला ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट इतने आपको। लिपू लेक तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, लिपू लेक आपका, क्योंकि ये देखो नेपाल और उत्तराखंड और चाइना तीनों के ट्राई जंक्शन में स्थित है, इसलिए लिपू लेक आपका, लिपू लेक दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति पास भी आपको इंपॉर्टेंट है, माना पास, ये आपको चारों ध्यान रखना है, ठीक है। ये उत्तराखंड के लिए सब ध्यान रखना है। अब आते हैं आप अपने सिक्किम पे, एस के भाई साहब, ठीक है। सिक्किम भाई साहब, इस पर एक नाकुला हो गया, ये आप भूल जाओ, मैं तो कहता हूँ भूल ही जाओ, ठीक है। जलेपला हो गया और नाथुला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जलेपला जो भी है ना, ये भी ट्रांजैक्शन पे ही ऑलमोस्ट, क्योंकि ये आपके हैं भूटान भाई साहब, है ना। भूटान भाई साहब हैं, और ये ऊपर तो चाइना है ये, ठीक है। तो ये भी आपको नाथुला और जलेपला सिक्किम के लिए ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलो, नाथुला और जलेब के लिए सिक्किम ध्यान रखिएगा। अच्छा, रोहतांग पास मैंने आपको बताया था मनाली टू, और किस लिए बताया था रोहतांग पास? रोहतांग पास में देखो, रोहतांग पास से 2 नदियाँ भी निकलती हैं, 2 नदी, उन दोनों नदियों के भी नाम लिखते हैं। राबी हो गई, राबी एंड व्यास। व्यास आपकी पाकिस्तान जाती नहीं है, क्योंकि कहती है वहाँ क्यों नहीं जाना इसको, क्योंकि वहाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलो ब्यास नहीं जाती, उसको पसंद ही नहीं है, वो सतलज में ही मिल जाती है पहले, है ना। तो ब्यास जाती ही नहीं है। चलो, और राबी रिवर जो है ट्रांस बाउंड्री रिवर कहलाती है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बाउंड्री में आती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है रोहतांग पास के लिए। चलिए, अब तो हो गया भूटान के भी क्लियर। अब आते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में। एक तो हमारा बोमीडिला हो गया, अरुणाचल प्रदेश में बोमीडिला हो गया, और कौन सा? यांगयाप दर्रा आपको ध्यान रखना है, यामयाक, और दिहांग पास यहीं से। अच्छा, यहाँ यहीं तो बताओ, ये तो बता लो, ये तो आपको आता होगा, है ना। तो यहीं से तो आती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, एंट्री मारती है। चलो,
और ये लेखा फानी दर्रा, ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ आपको ध्यान रखने हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए। और क्या याद रख सकते हो, तो ये ठीक है, नॉर्थ इंडिया के सारे दर्रे इंपॉर्टेंट है। गोरम घाट भी आपको देख लेना थोड़ा, गोरम घाट भी, ठीक है, राजस्थान में है गोरम घाट, ये भी आपको देख लेना। बाकी और तो कुछ इसमें खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखो साउथ इंडिया के अपने देख लो, ठीक है। तो ये तो सारे हो गए हमारे इंपॉर्टेंट जो भी थे, ठीक है। आ जाओ साउथ इंडिया भाई, देख लो साउथ इंडिया से क्वेश्चन बना था अभी आर ओ में। ये थाल भोर पाल का मतलब क्रम सही करना था, है ना। तो देखो लिखो, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, एक तो हो गया आपका कौन, ये पाल घाट हो गया, पाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया। तो चलो देखो देखो यहीं पर ये थाल घाट है, यहीं पर एक थाल घाट भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, इन तीनों का क्रम पूछा था। तो ये देखो नॉर्थ टू साउथ, थाल भोर पाल, ये सही क्रम है, ठीक है। अब थाल घाट किसको कनेक्ट करता है, थाल घाट कनेक्ट करता है मुंबई टू नासिक, मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। थाल मुंबई को नासिक से, और भोर किसको किससे कनेक्ट करता है, भोर कनेक्ट करता है आपको मुंबई टू पुणे, ठीक है। तो मुंबई टू पुणे कनेक्ट करता है भोर। और पाल घाट किसको कनेक्ट करता है, पाल घाट कनेक्ट करता है नीलगिरी टू अन्नामलाई, ठीक है, नीलगिरी टू अन्नामलाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अन्नामलाई की चोटी कितनी ऊंची है, ये है आपके 2695 है ना, तो 2695 मीटर। और यहीं पर एक तो देखो नीलगिरी में एक चोटी है, क्या नाम है उसका, दोदा बेटा पीक है, उसका क्या नाम है, दोदा बेटा पीक है। इसकी ऊंचाई कितनी, इसकी ऊंचाई है आपकी, इसको लिख लो 2637 मीटर, ठीक है, 2637 मीटर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने सारे दर्रे आपके कंप्लीट करवा दिया ऑलमोस्ट, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, अगर दर्रे से कोई क्वेश्चन बनता है तो यही आएगा, ठीक है। चलो तो आप आंसर मार्क कर लो, आंसर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मांगा धुरा दर्रा जो आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। चलो तो नाथुला कहाँ है, बारालाचला कहाँ, बोमडीला, ये सब हमने देख लिया मैप में, है ना। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है। चलो हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, अच्छा ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है, ये आपको पता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, अच्छा ये टर्म किसने दी, पहली बात तो ये टर्म देने वाले कौन है, टर्म देने वाले विलियम गॉड, ठीक है। तो विलियम गॉड, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, इतनी बार आया कि आप क्या ही बताऊं। तो विलियम गॉड ने ये टर्म दी, हरित क्रांति की, ग्रीन रेवोल्यूशन की टर्म दी। और ये इसके जनक कौन है, विश्व में इसके जनक, ठीक है। तो विश्व में इसके जनक कौन है, उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो बोरलॉग, तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व में इसके जनक है। सबसे पहले उन्होंने कहाँ अप्लाई किया था ग्रीन रेवोल्यूशन, लैटिन अमेरिका, और ये जो मैक्सिको वाले कंट्री है ना लैटिन अमेरिका, तो यहाँ पर इन्होंने अप्लाई किया था, मैक्सिको और लैटिन अमेरिका में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस हो गया, इतना आपको पता होना चाहिए। और इनको इसी के लिए कब मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला इनको, इसी के लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो ये कब मिला था नोबेल पीस प्राइज़ इनको, तो नोबेल पीस प्राइज़ 1970 में इनको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए अच्छा, इनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, ये तो आपने देख लिया। अब देखते हैं हम इंडिया के लिए, ठीक है। अच्छा, ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाया किस लिए गया था, तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए हमने लाया था, कि खाने की कमी ना हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो फूड सिक्योरिटी के लिए इसको हमने अप्लाई किया था, ठीक है। अब चलो इंडिया के पक्ष में देखते हैं, इंडिया के लिए क्या सीन है। तो इंडिया में भारत के जनक कौन थे, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन थे, तो MS स्वामीनाथन, तो MS स्वामीनाथन जी भारत में जनक थे इसके, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक थे, ठीक है। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है, MS स्वामीनाथन जी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, भारत में 2 फेजेज में इसको लागू किया गया, 2 फेजेज में। पहला फेज कौन सा था, पहला फेज 1960, मिड 1960 से 1970 का दशक, ठीक है। तो 1970 का दशक ये था। और दूसरा फेज क्या था, दूसरा फेज सेकेंड वन कौन सा था, सेकेंड फेज था आपका 1970 से 80 के बीच, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस ये 2 फेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इन दोनों फेज में हुआ क्या, इसमें हुआ था, देखो पहले फेज में क्या हुआ था, तो फॉर वेल्दी स्टेट, मतलब जितने भी धनाढ़ मतलब इस राज्य हैं, मतलब जहाँ पर अमीर लोग थे, अमीर किसान थे, तो वहाँ पर लागू किया गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मशीनरी का यूज होने वाला था, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला था। तो जैसे कौन से राज्य हो गए, पंजाब हो गया आपका,
आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो ऐसे राज्यों में इसको लागू किया गया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा वर्क किया, तो दूसरे स्टेट में लगा नहीं यार ऐसे तो नहीं हो सकता, तो ये कुछ सस्टेनेबल तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल तरीके से करने के लिए हमने स्टार्ट किया कि ऐसे हम किसी को छोड़ नहीं सकते, है ना, वो करना ही पड़ेगा, हमें सबको लेके साथ चलना पड़ेगा। तो ऐसा फिर पूरे भारत में एक फैलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलो अच्छा देखो, जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं थी ना, तो हम एक PL 480 ये चावल की किस्म है जो हम USA से मंगाते थे। ये चावल हम USA से, अमेरिका का चावल खाते थे हम लोग पहले, है ना। चलो अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के नुकसान क्या हो गए, मतलब इसके नुकसान क्या थे, नुकसान भी लिख ही लो, है ना। नुकसान क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के, हमारे नुकसान के, एक तो सॉइल जो हो गई हमारी एल्कलीन हो गई, सॉइल मतलब उसमें लवणता ज़्यादा हो गई, पानी सिंचाई की वजह से उसमें पानी का जो लवण था, नमक था, वो उसमें जमने लगा, ठीक है। तो एल्कलाइन सॉइल हो गई एक, तो ये ध्यान रखना है। एक क्या हो गया, डिस्पार्टी हो गई, फर्टिलाइजर्स की अधिकता हो गई, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स की अधिकता से नुकसान है ही है। और एक डिस्पैरिटी हो गई, मतलब अमीर किसानों के पास तो फ़ायदा हुआ बट गरीब किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था, डिस्पैरिटी हो गई, ठीक है। एक तो क्या माइग्रेशन भी हुआ, माइग्रेशन कैसे, माइग्रेशन मतलब जो अमीर किसान हैं वो लोग मतलब अफोर्ड कर सकते थे लेबर भी, तो वो उनके पास गए, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार के मजदूर पंजाब हरियाणा में जाके काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन हो गया, मतलब सच्चाई यही है आपकी, ठीक है। चलो तो मेनली क्या था, फूड सिक्योरिटी हासिल करना था, और इसके बाद हमने हासिल भी कर लिया, तो फूड सिक्योरिटी हमने सिक्योर भी कर लिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, खाद्यान्न विशेषकर, तो ऑप्शन नंबर यही है। तो खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए कृषि में एक नई रणनीति है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। और बाकी तो ये हरे रंग कुछ नहीं, ठीक है, ये सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को कम करने के लिए एक सदस्य द्वारा लाया गया प्रस्ताव है। अब ये कौन सा प्रस्ताव आता है, तो भैया यही आता है पहला नंबर, समापन, क्लोजर प्रस्ताव लाया जाता है। अब ये क्लोजर है क्या, देखो क्लोजर तो बहुत बार पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन तो आपका SSC CGL का क्वेश्चन ही है, 2024 में आया था। तो इसको देखो टाइप्स भी हैं, इसका मतलब कितने प्रकार का होता है क्लोजर, देखो कई प्रकार का होता है, बट मैं कुछ समझाने के लिए दो तरह बता देता हूँ। कभी टाइप्स इसने नहीं पूछे, बट पूछेगा भी नहीं आई थिंक, बट आपको समझाने के लिए मैं आपको जिस बता रहा हूँ, एक गिलोटिन हो गई और दूसरा कौन सा हो गया, कंगारू, ठीक है। ये क्लोजर के टाइप हैं, ठीक है। तो आप ऐसे जानवरों के टाइप मत सोचिएगा। तो गिलोटिन हो गया और कंगारू हो गया, इनका मतलब क्या है आप मतलब समझ लो। गिलोटिन मतलब क्या होता है, जो अनएग्जामिन्ड क्लॉजेज हैं जितने भी, ठीक है। तो अनएग्जामिन्ड, तो अनएग्जामिन्ड जो भी क्लॉजेज हैं सबको एक साथ रख दो वोट करने के लिए, ठीक है। तो सबको एक साथ मतलब जितने भी क्लॉजेज हैं सबको पुट टू वोट, मतलब सबको पुट टू वोट कर दो, हो गया, ख़त्म करो, ठीक है। अगर टाइम नहीं बचा, टाइम कैप रहता है। और कंगारू में क्या होता है, कंगारू में होता है जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लास है सिर्फ उनको लाओ, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लास हम डिस्कस करेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये होता है सीन इनका, ठीक है। तो ये आपका समापन होता है, ठीक है। तो ये आपको आपने देख लिया। अब मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे सरकार गिर जाती है। सरकार किससे गिर जाती है, एक तो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, तो नो कॉन्फिडेंस हो गया, देख लो आज तुम लोग कितनी गलतियां हो रही हैं यार, आज किसी ने ताना मतलब टटका उटका कर दिया है क्या कि सर आज आपकी गलतियां बहुत होंगी। चलो देखो, तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, है ना, एक, और दूसरा कौन सा है, सिंश्योर। अब इन दोनों को देखना है, दोनों को। अब देखो नो कॉन्फिडेंस का तो मतलब पता है आपको, अविश्वास और निंदा, ठीक है। तो अविश्वास और निंदा दोनों प्रस्ताव, एक तो ये अविश्वास प्रस्ताव आपने सुना होगा खूब, है ना, अविश्वास प्रस्ताव, ये तो आपने सुना हो। एक निंदा प्रस्ताव है, तो ये निंदा प्रस्ताव है, ठीक है। दोनों के बारे में हम समझ लेते हैं, आ जाओ सीधी हो जा। अरे यार तुम लोग क्या है कर दिया हो आज, देखो कुछ सही नहीं चल रहा, शिट। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, अगर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो इसमें पूरी इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ये इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो अगेंस्ट होता है। और इसमें क्या होता है, निंदा प्रस्ताव में होता है या तो सिर्फ एक मिनिस्टर के लिए, या तो सिर्फ एक मिनिस्टर, या इंटायर, मतलब इसमें एक मिनिस्टर के लिए भी निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, एक इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना, ये अंतर है, ठीक है, ये अंतर होगा, ठीक है। और क्या जानते हो, एक मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल नंबर कौन सा, 75 की वन, ये हमने पूरा डिस्कस किया, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट होता है 75 वन में, और 2 में क्या होता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स प्रेसिडेंट होता है। तो इसमें प्रेसिडेंट को होता है, तीसरे में होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये मैंने पढ़ाया था, तो यही इसका मतलब है, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट एक अविश्वास प्रस्ताव हम पारित कर सकते हैं। और इसमें देखो, अब इसमें क्या होता है, इसमें मस्ट रिजाइन, मतलब रिजाइन करना ही पड़ता है अगर ये पारित हो गया तो मस्ट रिजाइन, इसमें कोई बचाव नहीं है भैया, ठीक है, इसमें कोई बचाव नहीं है। इसमें क्या है, रिजाइन इसमें क्या होता है, रिजाइन करना पड़ सकता है बट ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो रिजाइन कर मतलब मे भी करना सब पड़ जाए, मे भी, तो मे भी करना पड़ जाए बट नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको रिजाइन करना पड़े, ठीक है। तो रिजाइन ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो, चलो, अच्छा आपने एक सुना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ओनली 13 दिन तक पीएम रहे, उनके खिलाफ यही अविश्वास प्रस्ताव ही तो पारित हुआ था। अब देखो, ये अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए मिनिमम 50 लोगों का साइन चाहिए, आपको 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए, मिनिमम 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये पास करने के लिए टू पास, ठीक है, तो ये पास करने के लिए मिनिमम 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो आपको ध्यान रखना। और किसी भी रीज़न की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं, नो नीड ऑफ रीज़न, ठीक है। तो नो नीड ऑफ एनी रीज़न, ठीक है, आपको रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं, बट 50 लोगों का सपोर्ट हो आपको कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, तभी सदन के समक्ष रखा जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें किसी कोई 50 लोग, 50 हो या 1 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 50 लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, बट रीज़न आपको देना पड़ेगा। तो रीजन की इसमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें रीजन की ज़रूरत होती है, तभी तो इसमें होता है कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आपको रिजाइन करना पड़े, है ना। देखो, ये दोनों प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में पारित होंगे, सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में पारित नहीं हो सकते, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो ये टोटल आपका खिलवाड़ था, मतलब टोटल खेल यही था इसका, ठीक है। चलो, तो आपको ध्यान रखना, तो ऑप्शन ये भी अविश्वास भी होगा, अविश्वास हो गया, निंदा भी हो गया, ठीक है। समापन इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में क्या जानते हो आप, यहीं पर लिख लो। तो मोशन ऑफ थैंक्स, सर सुना तो है हमने इसको, काफ़ी बात याद नहीं आ रहा है। एक तो हमने पहले एक आर्टिकल 86 देखा था, ये इससे संबंधित नहीं है। तो मोशन ऑफ थैंक्स संबंधित है आर्टिकल 87 से, ठीक है। तो 86 भी देख लो पहले। तो 86 में क्या है, एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो एड्रेस पता नहीं है, ये एड्रेस मतलब स्पीच, मतलब संबोधन करना, कि घर का पता लिख देंगे सर इसमें प्रेसिडेंट के। तो एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट 86 में हो गया आर्टिकल। 87 में क्या है, 87 में क्या होगा, स्पेशल एड्रेस। ओ भाई, चलो, तो 87 में क्या हो गया, स्पेशल एड्रेस, ठीक है। तो स्पेशल एड्रेस, सर स्पेशल एड्रेस, अरे स्पेशल एड्रेस क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो ये दो तरह का हो सकता है, स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो स्पेशल, अब ये दो तरह का हो सकता है, दो तरह का कैसे, एक तो होता है जब देखो, जब नई सरकार बनती है, आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन, ठीक है। तो आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन जो पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन, तो फर्स्ट सेशन जो होता है जनरल इलेक्शन के बाद, उसमें एक तो थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स पारित होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट का स्पीच होता है। और दूसरा क्या होता है, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो इसमें आपका ये भी आपका स्पेशल एड्रेस होता है, स्टार्टिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका पहला सेशन जो होता है, उसमें अभी आपका प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस होता है, इसी को हम मोशन ऑफ थैंक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो, आंसर नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया इसका। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब 6 में कर देते हैं तुम्हें फिक्स। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय को सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में मदद की, ये बता सकते हो तुम लोग। अच्छा, रिपन के बारे में बताओ तुम लोग। रिपन कौन थे, इनके बारे में काफ़ी चर्चाएं रही। एक तो आपने इल्बर्ट बिल सुना होगा, इल्बर्ट बिल सुना है कि नहीं सुना, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है ना, ये 1883 में आई थी। इसमें क्या था टोटल कि ब्रिटिश जो सब्जेक्ट हैं, मतलब ब्रिटिश सब्जेक्ट का ट्रायल इंडियन कोर्ट में होगा,
ठीक है। तो मतलब जो ब्रिटिश सब्जेक्ट होने वाले थे उनका भी ट्रायल अब इंडियन कोर्ट में होने वाला था। तो इसका काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किया था ब्रिटिशर्स ने कि मतलब नहीं यार ये सब नहीं हो सकता, हम इनसे अपनी जांच करवाएंगे, बिल्कुल नहीं, जिन पर हमने शासन किया अब उनसे नहीं नहीं नहीं। तो उन्होंने काफ़ी विद्रोह किया। इसके बाद ये बिल वापस भी ले लिया गया था, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल आखिर में पास नहीं है, वो वापस हो गया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। एक तो इन्हीं के टाइम पे एक हंटर कमीशन आया था, ठीक है। तो हंटर कमीशन को कैसे जानते हो आप? तो हंटर कमीशन के बारे में बताओ। तो हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है? आप हंटर कमीशन आपका रिलेटेड है, ये आपका एजुकेशन के लिए आया था, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए आपका हंटर कमीशन, आपको ध्यान रखना है, एजुकेशन से रिलेटेड था हंटर कमीशन, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक क्या होगा, एक और क्या याद रख सकते हो, एक पहला जो फैक्ट्री बिल आया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था जी। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो पास हुआ था वो भी इन्हीं के टाइम पे 1881 में ही पास हुआ था, रिपन के टाइम पे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था रिपील्ड किया था। रिपील्ड बहुत चीज़ों की है, रिपन से रिपील्ड, आर से रिपन, आर से रिपील्ड। तो इन्होंने रिपील्ड की चीज़ें, कैसी चीज़ें, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको रिपील्ड करने वाले कौन थे? रिपन ही थे, ठीक है। तो ये आप इसको, अच्छा लाया कौन था, इसको लाने वाले कौन थे? लाने वाले थे लिटन। तो लिटन इसको लेके आए थे कब? 1878 में। और रिपन ने इसको रिपील किया था कब? 1882 में। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने आर्म्स एक्ट को भी रिपील्ड किया था, है ना। तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने रिपील्ड की। तो रिपील्ड आर्म्स एक्ट, जो आर्म्स एक्ट पारित हुआ था उसको भी इन्होंने रिपील किया था। और इन्हीं के टाइम में पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था ना। तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, तो फर्स्ट कंप्लीट जो सेंसस हुआ था वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। कब हुआ था? 1881 में, ठीक है। लेकिन पहली बार सेंसस कब हुआ था? तो पहली बार जब सेंसस हुआ था, फर्स्ट टाइम सेंसस कब हुआ था? 1872 में। बट ये पूरा नहीं हुआ था, मेयो के कार्यकाल में हुआ था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो रिपन के बारे में तो आपने समझ लिया। करजन भाई साहब के बारे में देखते हैं। चलो करजन जी आ जाओ। इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ? इनके टाइम पे आपने बंगाल पार्टीशन पढ़ा, है ना। बंगाल पार्टीशन हो गया। और क्या सर? तो बंगाल पार्टीशन कब हुआ? 1905 में, ठीक है। तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बना दिया इन लोगों ने। और इन्हीं के टाइम पे कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट भी पारित हुआ था, है ना। तो कलकत्ता कॉरपोरेशन, तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट भी पारित हुआ। और क्या हुआ? और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी पारित हुआ, ठीक है। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी इनके टाइम पे पारित हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी इनके लिए, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम कॉर्नवालिस साहब पे। तो कॉर्नवालिस, इन्होंने क्या किया? देखो इनको तो मैंने खूब अच्छे से पढ़ाया, मुझे भी याद है, कॉर्नवालिस को पढ़ाया मैंने। इन्होंने ये परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे ना। ये तो याद होना चाहिए यार, तुम लोग फिर अब ऐसे कहोगे सर आपने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो परमानेंट सेटलमेंट कब लेके आए थे? 1793 में। 1793 में कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट लेके आए, स्थायी बंदोबस्त जिसे आप कहते हो। इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहते हैं, तो ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ओके, ये ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के टाइम पे थर्ड एंग्लो मैसूर वार भी हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। और ये कैसे ख़त्म हुआ था सर? ये ट्रीटी ऑफ कौन सी, क्या याद है? ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। याद रखो भाई तुम लोग, ये सब एग्ज़ाम आने वाला है सर पे तुम्हारे है, तो ये मत भूलो अब, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से इन्होंने थर्ड एंग्लो मैसूर वार ख़त्म किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं आपके बेंटिक साहब पे। बेंटिक आपका जो आंसर है, आपका आंसर तो यही है ना, बेंटिक ने ही तो हेल्प करी थी। चलो, तो बेंटिक साहब के बारे में क्या, इन्होंने देखो पहले तो इन्होंने सर्किट कोर्ट्स जो एबॉलिश्ड किए थे, ठीक है। तो एबॉलिश्ड काफ़ी चीज़ बनाते बिगाड़ते रहे ये लोग, ठीक सर, क्योंकि हम लोग वैसे भी वही थे, मतलब एक्सपेरिमेंट पीरियड पे चल रहे थे, है ना, कि कुछ भी आओ इन पे ट्राई करके देख लेते हैं। चूहे थे तब, कि मतलब चूहों पे नहीं एक्सपेरिमेंट करते कि यार ये नियम लगा दो देखते हैं कैसे चलता है, ऐसा चल रहा था सीन, ठीक है। तो एक तो इन्होंने एबॉलिश्ड किया सर्किट कोर्ट्स को। और देखो, और एक जो हुआ ना, यही तो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ये।
और इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन करने में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। सती प्रथा कब की थी? 1829 में मदद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है साथ में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन या सत्याग्रह के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? ठीक है, बताओ भाई, गांधी जी के बारे में याद है तुम्हें? सविनय योग्य हम कर चुके हैं, खेड़ा सत्याग्रह भी कर चुके हैं, चंपारण भी कर चुके हैं, तो भारत छोड़ो यही तो करेक्ट है आपका। भारत छोड़ो कैसे हुआ ये? चलो ये कैसे हुआ देख लेते हैं, कैसे हुआ। चलो भैया, तो भारत छोड़ो एक तो स्टार्ट हुआ किसके चक्कर में? ड्यू टू फेलियर ऑफ, किसके फेलियर के कारण इसको स्टार्ट करना पड़ा? तो ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन आए थे ना, क्रिप्स भाई साहब, तो क्रिप्स मिशन के फेलियर के कारण हमने भारत छोड़ो स्टार्ट किया। क्रिप्स मिशन कह रहा था, ये भाई साहब कह रहे थे कि यार तुमको हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, वो भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो डोमिनियन स्टेटस लेके आए थे, वो भी मतलब अभी नहीं, पहले तुम हमें युद्ध जिताओ, सेकंड द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी सहायता करो, देन इसके बाद हम तुमको डोमिनियन स्टेटस दें। तब गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, सब ने कहा अब बहुत हुआ, बस ये अब इस नहीं चाहिए, अब हम खुद से ले लेंगे अपनी आज़ादी, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हुआ, तो इसको फेल हो गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद तभी स्टार्ट हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तभी ये, अब ये कब आए थे? ये हमारा आया था 1942 में आया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हमने 8 अगस्त को स्टार्ट करा, 8 अगस्त 1942 को। तो 8 अगस्त 1942 को हमने भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो ये हमने स्टार्ट कर दिया। बट क्या हुआ, रात को 12 बजे, मतलब 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो वायर चलाया गया, ऑपरेशन जीरो आवर। और इसके तहत सारे जो मेन क्रांतिकारी थे, मेन लोग थे, बड़े बड़े लोगों को जेल के अंदर कर दिया गया ऑपरेशन जीरो वार के तहत। ठीक है, लेकिन आगे भी संभालने वाली हमारे पास वीरांगनाएं थी। किसने आगे फिर? तो जो फर्दर जो भी डिसीजन थे, अरुणा आशफ अली, इनका नाम आपको भारत छोड़ो आंदोलन में रट लेना है। तो अरुणा आशफ अली एक ये नाम, और एक आपको ध्यान रखना उषा मेहता का। तो इन्होंने फिर आगे कांग्रेस वगैरह को लीड किया। ठीक है, तो अरुणा आशफ अली ने लीड किया, और एक और कौन थी? उषा मेहता। तो उषा मेहता ने क्या किया सर? तो उषा मेहता ने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो अंडरग्राउंड रेडियो इस्टेब्लिश किया, और इसलिए इन दोनों का नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा। ठीक है, और इसी के साथ हमारे पास क्या, पैरेलल गवर्नमेंट्स भी बन गई। ठीक है, तो पैरेलल गवर्नमेंट भी बन गई साथ में। कौन कौन सी, कहाँ कहाँ बन गई? देखो 3 जगह बन गई। एक तो जातीय सरकार बनी, तो जातीय सरकार बनी। ठीक है, जातीय सरकार कहाँ बनी ये बताओ? जातीय सरकार हो गई, और एक प्रति सरकार भी बनी। ठीक है, तो प्रति सरकार, तो जातीय सरकार, प्रति सरकार, और एक बलिया में कौन? बलिया में बनी, चित्तू पांडे लीड कर रहे थे। ठीक है, बलिया में चित्तू पांडे द्वारा लीड की गई सरकार बनी। ठीक है, तो चित्तू पांडे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जातीय सरकार कहाँ बनी थी? तामलुक में। तो तामलुक में आपकी जातीय सरकार होगी। प्रति सरकार कहाँ बनी? ये सतारा में। ठीक है, तो प्रति सरकार सतारा, प्रति सरकार सतारा। ठीक है, तो ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए, और अगर बात करें सीडीएम की, सविनय अयोग्य आंदोलन की, तो ये सब हम बात कर चुके हैं पहले, सारा मैंने डिटेल से कराया है पिछली क्लासों में, बार बार नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो कब हुआ था? 1930 में, वही दांडी मार्च हमने सब कुछ डिटेल से देखा था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में, ये भी हमने डिटेल से किया है। चंपारण कब हुआ? 1917 में, ये भी हमने किया है। और अहमदाबाद कब हुआ था? तो वो भी 1918 में हुआ था, वो भी हमने अच्छे से डिटेल में देखा है सब कुछ। तो आप ये सब अगर भूल रहे हो तो आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आपको ज़रूरत है वापस से क्लासेस देखने के या अपने नोट्स दोहराने के। ठीक है, चलिए, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो स्टिल आप टेलीग्राम चैनल में जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहाँ से PDF डाउनलोड करके उनको रट्टा मार दो, क्योंकि अब एग्ज़ाम दूर नहीं है आपका। ठीक है, तो अब देर मत करो तुम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, चलो कर लेते हैं सर। ठीक है, फिर तो 4F कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं क्या है? क्वांटम संख्याएं पता है आपको? देखो क्वांटम नंबर्स पता है, तो क्वांटम नंबर्स, ठीक है, ये 4 तरह की होती हैं। मतलब क्वांटम नंबर्स को हमने 4 भागों में बांटा। पहले तो एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गई,
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गई सर, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, है ना। दूसरी कौन सी हो गई, एजीमूथल। सर दूसरी हो गई एजीमूथल क्वांटम नंबर, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तीसरी कौन सी हो गई, मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम सर एम से डिनोट करते हैं। और चौथी कौन सी है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको हम सर एस से डिनोट करते हैं। तो ये 4 क्वांटम नंबर हैं। इन चारों के बारे में कैसे निकालते हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आ जाइए, देखो चलो मैं यहीं पे दिखाता हूँ। तो देखो 4 या ऑर्बिटल के लिए निकालना है हमें, है ना। तो इसका जो ये 4 है, ये 4 जो मतलब इसकी सेल संख्या है, तो इसको हम सीधे कह देंगे n=4। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी आपकी, ठीक है। तो n=4 सीधे कर दो। अब सर एप एल कैसे निकालते हैं, एल निकालने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा सब ऑर्बिटल्स। तो सब ऑर्बिटल क्या होते हैं सर, सब ऑर्बिटल होते हैं, देखो sp-d-f आप जानते हो ना। तो sp-d-f, एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है शार्प, एस का मतलब शार्प हो गया, पी का मतलब हो गया, पी का मतलब क्या हो गया, पी का मतलब प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल, डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब हो गया डिफ्यूज, ठीक है। तो डिफ्यूज हो गया, डी का मतलब हो गया डिफ्यूज। और एफ का मतलब क्या हो गया, फंडामेंटल, ठीक है। तो फंडामेंटल, अगर तुम ये फुल फॉर्म भी जान जाओगे तो अच्छी बात है, अब क्या ही है, मैं तुम्हें बता दिया तो बता दिया, ठीक है। चलो अब एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल एन निकाल लिया हमने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया। अब हमें एजीमूथल का नंबर निकाल। तो एल के लिए देखो, एस के लिए हमेशा 0 होगा, पी के लिए 1 होगा, एस पी के लिए, और डी के लिए 2 और एफ के लिए 3, ये फिक्स होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा हमेशा। तो इसमें एफ है ना, एफ एफ का मतलब तो यल हमारा 3 हो गया। और एम कैसे निकालते हैं, एम यम जो भी -L से +L तक होता है। तो अब कितना हो गया, तो एम की वैल्यूज लिखो। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये आपका हो गया, ये इतनी वैल्यूज हो गई आपकी एम की, ठीक है। एम की वैल्यूज हो गई। और यस क्या होता है, यस हमेशा ±½ होता है। देखो अगर क्लॉकवाइज होगा, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे रख सकता है अपनी कक्षा में, क्लॉकवाइज होता है या तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो अगर क्लॉकवाइज होता है तो +½ अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो -½ होता है, ठीक है। अब देखो आंसर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आपको एन की वैल्यू 4 मिल गई, ठीक है। एन की वैल्यू 4 मतलब एन 4 हो गया, एक तो ये हो गया 4, एक तो ये 4, एक तो ये 4, ठीक है। 3 बार 4 है तो अभी भी दिक्कत है। L=3, तो L=3, L=3। अब आपको पता है इन दोनों में से ही कोई आंसर होने वाला है, ठीक है। अब m की वैल्यू -3 से +3 के बीच आएगी। देखो ये +4 है तो ये तो यहीं कैंसिल हो गया, और ये आपका इसमें आ रहा है, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू +½ होगी। तो बस यही, ऐसे ही आपको आंसर निकालना। तो अब कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आपके पास, आप फटाक से कर ले जाओगे, मुझे पता है, भरोसा है अब आप पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सरकारी बजट में राजस्व घाटा क्या है। राजस्व घाटा जानते हो आप, राजस्व घाटा दिखाते हैं तुम्हें। तो बजट जो हमारा होता है 3 तरह के होते हैं। तो 3 तरह का बजट होता है सर, अभी तो आपने 2 तरह का बताया, हाँ बताता हूँ, रुको। घाटे के अकॉर्डिंग 3 तरह का होता है। एक तो हमारा सरप्लस बजट हो गया मतलब पैसा ही पैसा, मतलब घाटा है ही नहीं, हम फायदा हो रहा है, फायदे में चल रहे हैं। एक तो बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो बैलेंस्ड हो गया, सरप्लस हो गया, बैलेंस्ड हो गया। और एक डेफिसिट बजट हो गया। तो डेफिसिट मतलब घाटा होता है, ठीक है। तो सरप्लस हो गया, बैलेंस्ड हो गया, डेफिसिट हो गया। अब इनका मतलब क्या हो गया सर, सरप्लस का मतलब क्या होता है, जब रिसीट आपकी, रिसीट ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, मतलब खर्चे से ज़्यादा आपका कमाई हो रही है, तब ऐसा नामुमकिन है, आज तक हुआ ही नहीं, होता ही नहीं कभी, मुश्किल है बहुत। और बैलेंस्ड में क्या होता है, जब रिसीट आपकी खर्चे के बराबर निकला है, मतलब कि सब बस फिट पैसा था, 5 रुपये लेके गए सर, 5 ही का मिल गया टॉफ़ी। और डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट ऑब्वियसली बात है, अगर एक्सपेंडिचर मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला सीन है ना। तो एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा है रिसीप्ट से, ठीक है। तो रिसीट से आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना ऐसे मतलब समझ गए आप, बस। तो अब आपको तो पता है ना रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालोगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालोगे सर, रेवेन्यू डेफिसिट तो बिल्कुल आसान है सर। तो इसमें क्या होता है, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट कर दो, यही तो आंसर है, आसान सा आंसर है ना।
तो रेवेन्यू रिसीट कर दो। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सही है। तो ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व पर व्यय की अधिकता, इसको, ये बिल्कुल भी आपका करेक्ट आंसर नहीं। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं इफेक्टिव। तो इसको हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट के नाम से हम इसको जान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्व पर व्यय की अधिकता जिसमें ऋण पर ब्याज भुगतान भी शामिल हो, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी कुछ और टर्म देख लेते हैं। अब देखो बजट डेफिसिट क्या होता है। बजट डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब जितना आपका खर्चा हो गया टोटल एक्सपेंडिचर है, और टोटल जितनी कमाई थी आपकी, टोटल रिसीप्ट, ठीक है, टोटल रिसीट। तो ये आपको बजट डेफिसिट आ गया। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है सर, तो फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसीट इसमें भी घाटा माइनस करो। बट क्या है सर, बट इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपको बारोइंग ऐड नहीं करनी, एक्सेप्ट जो आपने उधार ले रखा है उसको ऐड मत करना भैया, तो एक्सेप्ट बारोइंग्स, ठीक है। तो ये आपको फिस्कल डेफिसिट है। इसको और कैसे लिख सकते हैं सर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, इसको लिख लो तुम लोग, ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डेफिसिट होगा, रेवेन्यू रिसीट प्लस क्या, कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है, प्लस कैपिटल रिसीप्ट माइनस बारोइंग। मतलब आपको टोटल आपको बारोइंग हटानी है, बट वो कैसे भी लिख लो आपको, ठीक है। आप जैसे चाहो और कई तरह से लिख सकते हो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, फिस्कल डेफिसिट हो गया। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से क्या घटा दें, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दें। इंटरेस्ट का जो हम पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे अगर हटा दें तो ये मिलके क्या बन जाता है, प्राइमरी डेफिसिट, मतलब प्राथमिक घाटा। ये क्वेश्चन सीजीएल में आ चुका है भैया, और इसको पूछने वाला कौन है, यूपीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट इसको कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कुल मिला के, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देखो पहाड़ी क्षेत्र, पहले तो पहाड़ी क्षेत्र की विकास हुई आपकी 5वें में, है ना। 5वें में देख लो, 5वां क्या कहता है, 5वां कहता है, पहले आप चौथे से करते हैं, ठीक है। देखो 4th पे ही लगा रखा है यार, तुम लोग बताते नहीं हो कुछ। तो इसका आंसर तो 5वां ही है, ठीक है, आंसर 5वां है, बट चलो पहले चौथा देख लेते हैं, सब देख लेते हैं जितने हैं ऑप्शन में। तो चौथा क्या है, चौथा क्या कहता है सर, 4th वाली जो आपकी पंचवर्षीय योजना है वो कहती है कि भैया हम रुद्र एलन मॉडल पे आधारित हैं। तो रुद्र एलन मॉडल पर, तो रुद्र एलन मॉडल पे हम आधारित हैं। हम आए कब थे, हम आए थे सर 1969 में, 1969 से 74 तक रहे, फिर हमारा मन नहीं किया, हम चले गए, ठीक है। और हमारा लक्ष्य क्या था, तुम्हारा लक्ष्य क्या था भैया, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, मतलब स्थिरता के साथ विकास करना। तो ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, स्थिरता के साथ विकास करना, ये हमारा लक्ष्य था सर, ठीक है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। इसी में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी आया है ना। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी इसी में आया, ठीक है। तो प्रोग्राम भी इसी में आया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो 14 बैंक थे ना आपके, जो 14 बैंक थे उनका भी नेशनलाइजेशन हुआ, मतलब राष्ट्रीयकरण हो गया। नेशनलाइजेशन कब हुआ था ये राष्ट्रीयकरण, बताओ। तो ये राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1969 में, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या आया था, स्माइलिंग बुद्धा जो प्रोग्राम था ना, न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा की टेस्टिंग हो रही थी परमाणु मिसाइल के, है ना। तो वो स्माइलिंग बुद्धा भी इसी के टाइम पे आया। तो स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ था, तो आखिरी ईयर में आया था 1974 में, है ना। तो 1974 में स्माइलिंग बुद्धा किया गया, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए। अब 5वीं के बारे में कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। 5वीं कब आई, 5वीं में आई आपकी 1974 से 78 तक, 4 साल ही रही बेचारी, है ना। और ये किस मॉडल पर आधारित थे, डीपी धर मॉडल, ठीक है। डीपी धर मॉडल पर ये आधारित है, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और इसका मेन फोकस क्या था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया। इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। और इसका फोकस एरिया क्या था, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलीफ, मतलब आत्मनिर्भर बनना था कुल मिला के। तो अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलीफ, ठीक है। तो आत्मनिर्भर बनो भैया, और कुछ ऑप्शन नहीं है। तो अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसी में आया था आपका हिल एरिया प्रोग्राम, ठीक है। तो
पहाड़ी क्षेत्र के विकास का प्रोग्राम भी इसी में आता है, हिल एरिया प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था, तो आपको ऑप्शन नंबर डी आप मार्क करके रखनी है, ठीक है। चलो अच्छा, अब 6th और 8th भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो 6th भी करते हैं। अब यहाँ तक आए हैं तो 6th को क्यों छोड़ें, है ना। 6th कब आया था, 1980 में आया, 1980 से 85 तक चला आपका छठवां। और इसमें क्या था, मेन फोकस था इनकम को बढ़ाना, ठीक है, इनकम को बढ़ाना, पॉवर्टी को घटाना। तो जो भी आपकी पॉवर्टी है उसको डिक्रीज़ करना, अनएम्प्लॉयमेंट को भी डिक्रीज़ करना, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी डिक्रीज़ करना, ठीक है। इस पर क्या था टारगेट क्या था बताओ भाई। इसमें टारगेट हमने रखा था सर, इसमें टारगेट हमने रखा था 5.2% का, बट हमने अचीव कितना किया था, अचीव किया था 5.7% का, मतलब कुल मिला के ये सफल रहा, ठीक है। चलो ये तो छठवां हो गया। आपका 8वां भी देख लो, तो 8वीं कब से कब तक थी, 1992 से 97, ठीक है, 1992 से 97 तक थी। इसमें क्या टारगेट था, 5.6% टारगेट था, और हमने 6.8% अचीव किया, ठीक है। तो हमने 6.8% अचीव कर लिया। और इसी में कौन सी पॉलिसी आई थी, न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है तो न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी किस में आई, ठीक है। तो न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी, तो ये भैया 8वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और फोकस कहाँ था इसका सर, फोकस इसका था ह्यूमन डेवलपमेंट पे, मानव विकास पे, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट पर इसका फोकस था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुल मिला के सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। चलो तो आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 5th 5 ईयर प्लान में पहाड़ी क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए तो अब देखो, अब मंडे को नहीं, ट्यूसडे को आपका लास्ट लेक्चर होगा इस क्लास का, ठीक है। हम उसको साइंस से स्पेशल क्लास बनाएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन हम साइंस के करने वाले हैं, ठीक है। तो ये विशेष कर आप ध्यान रखिएगा, तो आप वो क्लास कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपने ये सारी 25 के 25 लेक्चर कर लिए होंगे जीएस के, तो आपका जीएस ऑब्वियसली आपने सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ रह रहा होगा तो मैं अपनी वो छोटी मोटी जो क्लासेज होती रहती हैं उनमें कराता रहता हूँ। वैसे भी करंट अफेयर्स वाली क्लास में सब कुछ आपको रिविज़न हो ही रहा है ना। तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सीजीएल इस बार पार है ना। चलिए, तो अगर हाँ कुछ बच्चे स्टिल यार परेशान करते हैं पीडीएफ, मैं कैसे बताऊं कि टेलीग्राम चैनल में किस भाषा में बोलूं भाई, कि टेलीग्राम चैनल में जाओ, वहाँ से फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, जस्ट गो देयर यार, है ना। चलो, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन। हाँ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए, तो आप सब लोग अपने परिवार का ख्याल रखिए और उनकी आकांक्षाएं भी पूरी कीजिए। चलिए, धन्यवाद।